हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो आज का क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है और कल का क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल मैंने जो है इसको नहीं बनाया था, आज बना रही हूँ। तो 23 और 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं इससे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको डेली कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके। ठीक है, एनसीएल, एमसीएल, सारे सब्सिडायरी उठा लो, कोल इंडिया लिमिटेड के, सब में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहो, डेली देखो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगी कि डेली देखो, उसमें से कुछ नोट्स या कुछ आपको लगता है कि ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लो। राइट, उससे क्या होगा कि आप उसको आसानी से रिवीजन कर पाओगे। मेरा तो ये मानना है कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको नहीं ग्रैब कर सकते कि नहीं मैं सब फीड कर लूँगा अपने दिमाग में और फिर जो है लास्ट मोमेंट पे सब मेरे को याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमंस नॉट कंप्यूटर्स, ये याद रखिएगा। तो कंप्यूटर नहीं कि एक बार फीड कर दिया तो बस फिर उसके बाद 7वें जन्म तक तो हम उसको भूल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बताते भी जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उसको बस ये रहेगा, आपको लास्ट टाइम पे देखना रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ आपसे मिस वर्ल्ड या मिसेस वर्ल्ड या फिर मिस इंडिया इस टाइप से क्वेश्चन जब पूछे ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022 आफ्टर डिफीटिंग लास वेगास। कौन जो है मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है अपने नाम करा है, किनको ये खिताब मिला है लास वेगास को हराने के बाद। तो याद रखिएगा वो है सरगम कौशल। इमेज में देख सरगम कौशल, ये मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले करंट अफेयर्स में, यानी कि 22 दिसंबर को मैंने आपको बताया था कि सरगम कौशल जो है मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल इन्होंने जीता है। ओके, लास वेगास को इन्होंने हराया है। याद रखिएगा, इसको भारत की है। ठीक है, सरगम कौशल याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23 दिसंबर 2022 को क्या ऑब्जर्व किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं पहले। तो पहली बात तो ये जान लो कि किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 23 दिसंबर को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिसंबर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं। ठीक है, नो स्मोकिंग नो टोबैको डे कब मनाते हैं। उसके बाद फिर आपसे किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे पूछ सकता है। तो दिस डे इज ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये जो है किनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो रहे हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, 28 जुलाई 1979 से लेके 1980 तक जो ये रहे 5th प्राइम मिनिस्टर। तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे जो है किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। ओके, for his exemplary work and journey from farmer to becoming a head of state, the government of India decided in the year 2001 to mark the Singh's birth anniversary as the day of celebrating किसान दिवस। तो ये खुद भी एक फार्मर थे, एक फार्मर से लेके इनका बस जीवन जो एक गवर्नमेंट को चलाने का ये हेड बने, यानी कि एज ए प्राइम मिनिस्टर बने, वो बहुत ही सराहनीय है। और 2001 में फिर इनके बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करा जाने लगा एज अ किसान दिवस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इनका गजब का मतलब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो तो याद रहेगा इसको। 23 दिसंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व करता है, नेशनल कंज्यूमर डे। क्या, नेशनल कंज्यूमर डे। ओके, नेशनल कंज्यूमर डे यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, तो 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं उससे हम अवगत हों और हम अपने राइट्स के बारे में जानें। कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो इसका हमें पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो सही है कि नहीं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे बिल लेना है चाहिए कि नहीं। तो ये सब चीज़ें राइट्स हैं, हमें अवेयर होना चाहिए इससे। ऑन दिस डे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इस दिन क्या मिला था, एक अप्रूवल मिला था प्रेसिडेंट के द्वारा। इन इंडिया दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2000। तो इंडिया में ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया गया पहली बार सन 2000 में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ मार्च। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो 15 मार्च को ऑब्जर्व किया था, लेकिन जब नेशनल कंज्यूमर डे हम बोलते हैं तो उसको 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, चलो इतनी बेसिक जानकारी थी। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट द नेशनल यूथ फेस्टिवल इन विच सिटी ऑफ कर्नाटक ऑन 12 जनवरी। तो देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है
नेशनल यूथ फेस्टिवल किस सिटी में, कर्नाटक के किस सिटी में क्या करने वाले हैं, इनॉग्रेट करने वाले हैं 12 जनवरी को। तो हुबली एंड धारवाड़, ठीक है, याद रखिएगा हुबली एंड धारवाड़ की बात करें तो ये ट्विन सिटी है कर्नाटक का, यहीं पे जो है ये इनॉग्रेट करेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है। द यूथ फेस्टिवल विल मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो सबको पता है कि यूथ फेस्टिवल की बात करें तो ये जो है किनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करेगा, इनको सेलिब्रेट करेगा, स्वामी विवेकानंद की। ओके, तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है ये बताना आपको, बसवाराज बोम्मई, याद रखिएगा बसवाराज बोम्मई, ठीक है। और गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत, ठीक है, थावरचंद गहलोत जो है यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। इतनी बेसिक चीज़ हमें यहाँ से जानी थी। और देखो क्या इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और इससे क्वेश्चन काफ़ी आने के चांसेस हैं। पहली बात कि बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2021 का आपका हुआ था वो यहीं पर होस्ट किया गया था, ठीक है, अप्रैल मई 2022 में ये हुआ था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने और क्या याद रखने वाला चीज़ किया है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट और क्या किया था, काशी यात्रा स्कीम स्टार्ट किया था, काशी यात्रा स्कीम, ठीक है। उसके बाद कन्हंगाली जो है एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है, कहाँ पे, कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है, खोजा गया था कहाँ पे, कन्हंगाली में। कन्हंगाली ही एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। न्यू क्रैब स्पीसीज, क्रैब समझते हो ना, केकड़ा जिसको बोलते हैं, तो उसका नाम खोजा गया, क्या नाम है उसका, घटियाना द्विवर्णा, क्या नाम है, वो इतना अजीब है कि इंसान बोले भी तो ना चक्कर खा के गिर ही जाए, ठीक है। नाम है इसका घटियाना द्विवर्णा। अब इन लोग नाम रखने का क्या मतलब समझ में नहीं आता, उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि मेरा ये नाम है घटियाना द्विवर्णा, ठीक है, ये डिस्कवर किया गया न्यू क्रैब स्पीसीज से, ठीक है। तो ये बेसिक इतना हम कर्नाटक से जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन कौन है, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है, ये समझ में आ गया कि पहले भैया यूनियन मिनिस्ट्री स्टील एंड सिविल एविएशन के कौन है, एम सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य राव एम सिंधिया। उन्होंने लॉन्च करा इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, क्या नाम है उसका, कल्याणी फेरेस्टा। कहाँ पे किया है, देख पा रहे हो इमेज में, ये है स्टील फॉर अ ग्रीनर प्लैनेट। तो कल्याणी फेरेस्टा जो है एक ब्रांड है, ग्रीन स्टील का ब्रांड है, ठीक है, इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है ये कल्याणी फेरेस्टा। कहाँ पे लॉन्च करा इन्होंने, न्यू दिल्ली में लॉन्च करा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टील हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय पुणे बेस्ड स्टील कंपनी दैट इज कल्याणी ग्रुप। तो कल्याणी ग्रुप जो है ये पुणे बेस्ड स्टील कंपनी है, इसने इसको मैन्युफैक्चर्ड करा है, याद रखिएगा इसको। ग्रीन स्टील की बात करें तो इट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लिविंग जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स इन द एनवायरमेंट। तो ग्रीन स्टील की अगर हम बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है स्टील के द्वारा, लेकिन उसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं होता है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं ये इन्वायरमेंट में। तो बहुत ही अच्छा है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा, लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। और कौन मैन्युफैक्चरर है इसका, तो पुणे बेस्ड स्टील कंपनी है कल्याणी ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ पे इतना जाना जरूरी है। और यहाँ पे देखो ग्रीन स्टील की जो हम बात करते हैं तो ग्रीन स्टील जो है प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, यूजिंग लो कार्बन एनर्जी, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब का मात्रा हम बहुत कम यूज़ करते हैं जब, तब ये ग्रीन स्टील प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लो कार्बन एनर्जी सोर्स जो होते हैं वो इनको यूज़ करके जो है ये ग्रीन स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच स्टेट विल होस्ट 36 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 फ्रॉम 28 मार्च तो 2 अप्रैल। तो भैया 36 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होने जा रहा 2023 में, कब होगा, 28 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक होगा। देखो भैया बहुत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। वुमेंस हॉकी टूर्नामेंट, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, उसके बाद आपका वर्ल्ड फीफा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है उसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसे एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में हो रहा है। द एशियन चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन विल फीचर मेंस फ्री स्टाइल, वुमेन फ्री स्टाइल एंड मेंस ग्रेको रोमन डिवीजन। तो इस कॉम्पिटिशन में कौन कौन रहेंगे, मेंस फ्री स्टाइल रहेगा, वुमेन्स फ्री स्टाइल रहेगा और मेंस ग्रेको रोमन डिवीजन होगा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन के जितने भी रेसलर हैं उन्होंने अभी टोटल अभी देखें अगर हम तो 17 मेडल जीते हैं, ठीक है, 17 मेडल जीते हैं एशियन चैंपियनशिप 2022 में, जो कि मंगोलिया में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मंगोलिया में 2022 का हुआ। और इनमें जो है 1 गोल्ड मिला है, ठीक है, 1 गोल्ड मिला है, किनके द्वारा जीता गया है, रवि कुमार दहिया के द्वारा, और 5 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज है, ठीक है।
तो जापान की बात करें तो वो मेडल कोर्ट में रहा है, क्योंकि 21 मेडल जीता है इन्होंने, इसमें से 10 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन विल इनॉग्रेट अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम इन विच कैपिटल सिटी ऑफ केरला। तो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, इन्होंने एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम स्टार्ट करा, किस कैपिटल सिटी में, केरला के, तो तिरुवंतपुरम में स्टार्ट करा इन्होंने। ठीक है, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम विथ मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी इज एट अ रेनोवेटेड सेंट्रल आर्चिव फोर्ट तिरुवंतपुरम। तो इसमें क्या होगा, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, इसको रेनोवेटेड सेंट्रल आर्कीव्स फोर्ट जो है आपका तिरुवंतपुरम में, उसमें इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें इसको सेटअप किया गया आर्चिव डिपार्टमेंट के द्वारा। 3 करोड़ का म्यूजियम है ये, जिसमें 8 थीम बेस्ड गैलरीज हैं, जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट पाम लीफ कलेक्शन इन द कंट्री विल बी डिस्प्लेड। तो जो पूरे बिगेस्ट पाम लीफ जो है उसको कलेक्ट किया गया है पूरे कंट्री में लेके, उसके यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अरुणोदय 2.0 स्कीम। तो अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने अरुणोदय 2.0 स्कीम्स लॉन्च करा है, तो असम की गवर्नमेंट है। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी। ओके, तो ये 2 चीज याद रखिएगा। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर यानी हेमंत बिस्वा जी जो है, ये इन्होंने स्टार्ट करा, ये लॉन्च करा अरुणोदय 2.0 स्कीम। वन ऑफ द बिगेस्ट डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डीबीटी प्रोग्राम पे ये बिल्कुल फोकस करता है आपका अरुणोदय 2.0 स्कीम। तो इसका एम क्या है, एम टू प्रोवाइड अ मिनिमम मंथली इनकम फ्लो टू वुमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हाउसहोल्ड, एल्डरली मैन, पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड पीपल हु आइडेंटिफाई एज अ थर्ड जेंडर। तो ये बेसिकली इसका एम ये है कि भैया मिनिमम मंथली इनकम जो फ्लो है उसको भेजा जाएगा जो वुमेन्स इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हाउस होल्ड्स हैं, एल्डरली मेंस हैं यानी कि बहुत बूढ़े हैं, और जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर वो डिसेबल्ड हैं यानी हैंडीकैप में, तो उनको उन लोगों को दिया जाएगा। और जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनके लिए जो है ये डीबीटी का प्रोसेस लॉन्च किया गया बेसिकली। ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। ओके, तो ये जो स्कीम है सबसे पहले लॉन्च किया गया था इसको 2020 में, 1 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। और इसके बेनिफिशरी अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 10.54 लाख बेनिफिशरीज हैं इसको। और हर मंथ कितना रुपया इसको दिया, इसमें दिया जाता है 1250। ठीक है, हर महीने 1250 रुपये दिया जाता है। फिर क्या मिल रहा है आपको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, इसमें फ्रेश इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कुल जो भी कितने हो गए हैं बेनिफिशरी, 27 लाख बेनिफिशरीज हो गए हैं। तो वन ऑफ द 18 फ्लैगशिप स्कीम है ये असम गवर्नमेंट का, जो कि अभी करंटली में ऑपरेट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच यूनिवर्सिटी हैज बिकम ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट A++ ग्रेड बाय NAC। तो यहाँ पर कौन सा यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ पहला यूनिवर्सिटी बन गया भारत का जिसको A++ ग्रेड मिला है NAC के द्वारा, है ना। तो याद रखिएगा किसको मिला है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो अमृतसर में जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है उसको मिला है AAA ग्रेड, AA++ ग्रेड मिला है NAC के द्वारा। ठीक है, NAC क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है इसको स्कोर किया गया 4 में 3.85, समझ रहे हो, मतलब 4 में 3.85 जो इसको स्कोरिंग दी गई है, और इनको जो है A++ ग्रेड मिला है NAC के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये वैलिड है 7 साल के लिए। ओके, इट इज द ओनली वन अमंग ऑल द यूनिवर्सिटी एंड सेकंड वन अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे कंट्री में जो है ये पहला हो जाएगा यूनिवर्सिटी के मामले में, और सेकंड हो जाएगा इंस्टीट्यूशन के मामले में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंजाब के सीएम कौन है, तो भगवत मान सिंह है। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया था अमृतसर में, कब, 1969 में। ठीक है, 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और जो 500 बर्थ एनिवर्सरी है श्री गोविंद गुरु नानक देव जी का, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब बुक फिट एट एनी एज लॉन्च बाय होम। एक बुक है फिट एट एनी एज, इमेज में देख पा रहे हो, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो किनकी बुक है, रिटायर्ड एयर मार्शल PV अय्यर। ठीक है, रिटायर्ड एयर मार्शल है PV अय्यर, इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सॉन्ग इज शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर इन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी एंड विच फिल्म इज शॉर्टलिस्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। देखो भैया ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। किसने जो है ये RRR मूवी देखी है, RRR मूवी किसने देखी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं तो नहीं देखी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिला देखने को, लेकिन मुझे देखनी है ये मूवी। तो किसने किसने देखी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कैसी लगी है ज़रा ये बताइएगा। ठीक है, और तो कौन से सॉन्ग को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, पहला तो क्वेश्चन ये है। तो नाटू नाटू जो RRR का सॉन्ग है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। ठीक है, ये 2 बार यहाँ पर लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा।
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जो है नाटू नाटू सॉन्ग को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अगर हम बात करते हैं विच फिल्म इज शॉर्टलिस्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जो है जिस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया उसका नाम है चेलो शो। क्या नाम है? चेलो शो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रीहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022। तो अभी हाल ही में जो प्रेस्टिजियस ग्रीहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 है उसको किससे सम्मानित किया गया है, किसको दिया गया, किसने जीता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उडाई ने जीता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, देख पा रहे हो उडाई, ये देखो आधार, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ग्रीहा का क्या फुल फॉर्म है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो ये जो है टॉप नेशनल रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए भारत में। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ग्रीन कंस्ट्रक्शन और सस्टेनेबल बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग मतलब ऐसे बिल्डिंग जो सस्टेनेबल टाइप के बनाए गए हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं एज ए ग्रीन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होंगे वो सब, जो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे और रिसोर्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस थ्रू आउट अ बिल्डिंग लाइफ साइकिल फ्रॉम प्लानिंग टू डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिनोवेशन एंड डिमोलिशन। ये सब लेके जो है उनका पूरा जो है इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, तो उससे वो होते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इसमें जो है ये उडाई को जो है इसमें मिला है परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड में। ओके, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हु नेम इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। तो न्यू एम्बेसडर अभी किसे अपॉइंट किया गया है भारत का सऊदी अरेबिया के लिए? सुहेल अजाज खान। इमेज में देख पा रहे हो, ये सुहेल अजाज खान जो है इनको जो है न्यू एम्बेसडर बनाया गया सऊदी अरेबिया का। ठीक है, ही इज प्रेजेंटली द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ लेबनान। तो फिलहाल अभी की बात करें तो ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ लेबनान है। ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया? डॉक्टर औसफ सैयद को रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया यूएसए, चाइना और यूएई के बाद। तो सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। पहला यूएसए है, दूसरा चाइना है, फिर तीसरा यूएई है और उसके बाद चौथा सऊदी अरेबिया है। तो यूएई का क्वेश्चन आया था आपसे कि थर्ड जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है यूएसए चाइना के बाद? तो यूएई बन गया और सऊदी अरेबिया 4th नंबर पे। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हु अडॉप्ट्स फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार इन 24 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन जो है म्यांमार पे पास अडॉप्ट करा है 74 साल में। याद रखिएगा इसको, या गौर करिएगा, 74 साल में पहली बार ये जो रेजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट करा है किसने, किस बॉडी ने? तो यूएनएससी ने करा है। ठीक है, किसने करा है? यूएनएससी ने करा है। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का यानी यूएन की ही ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन है। ओके, तो मेन रोल इसका यही होता है कि जो पीस एंड सिक्योरिटी होता है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो उसको मेंटेन करना है ना, मतलब पूरी इंटरनेशनल तरीके से पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। टोटल इसमें 15 मेंबर होते हैं। यूएनएससी की बात कर रही हूँ मैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके और यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि यूएनएससी ने जो है फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है म्यांमार के खिलाफ। 74 सालों में ऐसा करा है। क्यों किया है? तो यूएनएससी ने जो है अडॉप्ट कर लिया है कि हाँ भैया हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं म्यांमार के खिलाफ 74 साल में, और हम ये डिमांड करते हैं कि जो वॉयलेशन, जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है वो ख़त्म किया जाए। ठीक है, और वहाँ पे जो मिलिट्री जनता है उनसे ये हमारा दरख्वास्त है कि आप जो है जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिलीज़ करिए। लीडर ऑन्ग सान सू काई को इंक्लूड करके, मतलब इनको भी यहाँ पे आपको जो लीडर है जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ उनको भी रिलीज किया जाए। ठीक है, तो ये डिमांड करते हैं कि भैया जो भी ह्यूमन राइट्स उनको रिस्पेक्ट करिए। आप डिमांड करते हैं वो कि ये रिस्पेक्ट करिए, आप जो फंडामेंटल फ्रीडम है उनको दिया जाए, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करिए। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो एक रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया है 74 साल में। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि किस कंट्री पे जो है इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा 74 साल में। ठीक है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री जनता मतलब ये होता है कि मिलिट्री जनता, जैसे हमारे यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे जो है म्यांमार पे आपको मैंने बताया था, इसके पहले मैंने आपको बताया कि म्यांमार पे जो है जो म्यांमार का जो सत्ता है वो वहाँ पे जो मिलिट्री जनता है उनके द्वारा, यहाँ पे मिलिट्री लीडर जो थे उनके द्वारा यहाँ पे जब्त कर लिया गया था, है ना। तो मिलिट्री जनता जो वहाँ पे गवर्नमेंट है और वो जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं उनके कमेटी के द्वारा इसको चलाई जाती है। ठीक है, तो म्यांमार जो है वो क्राइसिस में था
तो म्यांमार जो है क्राइसिस में था और जो आर्मी है सू काई से, यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑंग सैन सू काई, जो इनकी इलेक्टेड सरकार आई थी उस समय इनसे पावर छीन लिया गया था आर्मी के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी आर्मी आई? यही मिलिट्री जनता। ठीक है, इन्होंने पावर हड़प लिया पूरा, वहाँ मिलिट्री सरकार वहाँ पे सब लग गया वहाँ पे। ठीक है, मिलिट्री शासन वहाँ पे शुरू हो गया। 1 फरवरी 2021 में ये हुआ था और उनको डिटेन भी कर लिया इनको, है ना, और अदर ऑफिशियल्स को। तो इनका यही रेजोल्यूशन पास किया गया यूएनएससी के द्वारा कि इन सबको रिलीज किया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच स्टेट टू होस्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इन इंडिया। कौन सा स्टेट जो है पहली बार फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट जो भारत में होने वाला है उसको होस्ट करने जा रहा है। तो गोवा जो है 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसको होस्ट करेगा। ठीक है, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट जो भारत में होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत होने वाला है इस बार, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। कहाँ पे होने वाला है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम जो है गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहाँ पे जो है ये संपन्न होगा। ठीक है, वर्ल्ड टेबल टेनिस की बात कर लें तो ये क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2019 में, टू क्रिएट एंड मैनेज प्रोफेशनल मेंस एंड वुमेन्स टेबल टेनिस इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो मेंस और आपका वुमेन्स टेबल टेनिस इवेंट्स होगा उसको बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना, ठीक है, उसको मैनेज करना, उसको क्रिएट करना, तो ये तो पूरा इनका काम है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में 13 देखिए, सेंटर अपॉइंट्स विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एज चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो सेंटर जो है अपॉइंट करा है किस सुप्रीम कोर्ट जज को एज अ चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो NDIAC का क्या फुल फॉर्म है? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का चेयरपर्सन अभी किसे नियुक्त किया गया? वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, सेंटर ने अपॉइंट करा है हेमंत गुप्ता। इमेज में देख पा रहे हो, हेमंत गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता को जो है अपॉइंट कर लिया गया एज अ चेयरपर्सन। ओके, NDIAC के चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले ये जो है चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। ठीक है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले ये चीफ जस्टिस थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ओके, अच्छा यहाँ से और क्या हम जान सकते हैं? यहाँ पे देखो NDIAC की अगर हम बात करें, इसकी बात करें अगर, तो ये जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पे बेस्ड है? न्यू दिल्ली में बेस्ड है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? जितने भी आर्बिट्रेशन होते हैं, मीडिएशन होते हैं, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होते हैं, वो सबको इसको कंडक्ट करती है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था और रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया था जिसका नाम था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। उसका नाम चेंज करके इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका SRK ओनली इंडियंस टू फीचर ऑन ब्रिटिश मैगजीन लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर। तो भैया अभी ब्रिटिश मैगजीन लिस्ट जो है 50 ग्रेटेस्ट एक्टर में से भारत के SRK यानी शाहरुख खान, तो वो पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको फीचर किया गया है ब्रिटिश मैगजीन लिस्ट में, यानी 50 ग्रेटेस्ट एक्टर के बीच में। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैंने इसलिए पॉइंट वाइज बता दिया है कि ज़्यादा इसमें हम ना जाके बस डायरेक्ट एक पॉइंट देख लें, समझ में आ जाएगा हमें। अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राइज नॉमिनेट किया गया है मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ लिटरेरी मेरिट के अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश के लिए मिला है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव, नॉवल है, और अनुराधा रॉय की नॉवल है ये, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव, इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये बुक को जो है मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राइज। हिंदी के लिए मिला है तुम्हारी का शब्द। ठीक है, तुम्हारी का शब्द, इमेज में देख पा रहे हो, ये है। तो ये पोइट्री है बद्री नारायण की। ठीक है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, देख पा रहे हो, इंग्लिश हिंदी दोनों की है। और ये आपका साहित्य अकेडमी प्राइज है। तो ये प्राइज मिला है आउटस्टैंडिंग बुक्स को, ठीक है, लिटरेरी मेरिट के बेस पे। इंग्लिश का याद रखेगा, हिंदी का याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का करंट अफेयर यहीं तक था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है देखते हैं फटाफट। इसको मैंने आपको बताया है बहुत बार, इसके पहले मैंने करंट अफेयर्स में इसको कवर किया, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो फटाफट इसको आप लगा लोगे। बेटा कुरुबा कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? किस स्टेट, इंडियन स्टेट से ये एसोसिएटेड है बेटा कुरुबा कम्युनिटी? मैंने बताया था ना कि इसको इंक्लूड किया गया है ST कैटेगरी में, याद है? कौन से स्टेट में हुआ था ये? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।